हाय फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस की थी कि क्या पेपर फर्स्ट को किस तरह तैयार किया जाए, किस तरह उसमें तैयारी की जाए और किस तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो आइए मैं आपको पेपर टू पर इस फिर से डिस्कस करता हूँ कि आप पेपर टू यानी साइकोलॉजी में किस तरह अपने आप को नेट के लिए तैयार करें, नेट एनजीआरएफ के लिए तैयार करें। तो फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि हम अपने इस पेपर को किस तरह स्टडी करें, हमारी स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए और हमें साथ साथ इसकी टाइम मैनेजमेंट पर के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किए थे कि किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें और किस तरह से हम अपने कितना देर हम थ्योरी पढ़ें और कितना देर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो मैं इस पर आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स नेट के सिलेबस में दी हुई, फर्स्ट आप उसे लेकर के बैठें। बैठने के बाद अपने जो आपके अंदर जिस साइकोलॉजी में जिस पोर्शन पे आपकी ग्रिप है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, उस पोर्शन पर भी आप खुद एनालिसिस करें कि कितने पोर्शंस आपके कवर हो रहे हैं। मान लिया जाए कि मैं अगर मेरी जर्नल साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, मान लिया जाए इंटेलिजेंस, मेरी मेमोरी, लर्निंग, इस पे बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ, तो क्या मैं वाक़ई में स्ट्रांग हूँ? या मैं ऐसे ही मास्टर यूजी लेवल पर मैंने पढ़ाई कर ली और मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि मुझे ग्रीप है। तो कभी कभी बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये पोर्शन मेरी मजबूत है और उन्हें वो टच भी नहीं करते, तो जिससे उनको जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तब उन्हें फेस करते हैं वो परेशानी को कि काश मैं उस चैप्टर को रिवीजन कर लिया होता तो ये क्वेश्चन को आज मैं बना पाता। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है फ्रेंड कि यहाँ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल लाइफ से होते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी डायनेमिक होते हैं, उसे काफ़ी तरीके से घुमा के आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपके पास आपके टॉपिक से रिलेटेड क्लियरिटी नहीं है तो आप उस क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैं वैसे स्टूडेंट को मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जिस टॉपिक को पढ़ें उस टॉपिक को समझने को कोशिश करें और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर भी समझ लें। क्योंकि क्वेश्चंस जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी इवेंट को आपको क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके टॉपिक से नहीं होती है, इनडायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। और दूसरी बहुत चीज़ें ये है, और क्लियरिटी अगर आपके टॉपिक में नहीं है तो और क्या परेशानी आ सकती है, मैं बताने जा रहा हूँ कि परेशानी आपके साथ ये हो सकती है कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उसके 4-5 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। उसमें से किसी 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो कभी-कभी 2 पॉइंट तो मैं जान रहा हूँ, तीसरे पॉइंट पे मुझे डाउट है, राइट? अगर मुझे 2 पॉइंट्स मुझे टॉपिक के मालूम है कि ये क्वेश्चंस मान लिया जाए पैवलव के कंडीशनिंग से क्वेश्चंस की गई। मुझे मालूम है कि पैवलव की ये 2 कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को ये 2 टॉपिक्स सपोर्ट कर रही है। तीसरी भी है, लेकिन उस पर मुझे डाउट है कि ये कर रही है या नहीं कर रही है। तब आप क्वेश्चन 2 जानने के बावजूद भी तीसरी डॉट होने के बाद आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैं ये कहूँगा कि आप टॉपिक को अच्छी से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाके क्वेश्चंस पढ़ें। और दूसरी सजेशन में और एक चीज़ें क्या नहीं करनी है। सबसे ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो जितनी सिलेबस में टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करना है, पूरी तरीके से कवर करना है। और कुछ लोगों का और भी एक क्वेश्चन रहा है कि सर मैं क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन, मेरा क्लिनिकल एरियाज़ है, मेरा सोशल एरिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरी स्पेशलाइजेशन है, मुझे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। या कुछ लोगों ने ऐसे किया कि मैं ओबी से हूँ, मुझे क्लिनिकल फील्ड में प्रॉब्लम्स होती है, मुझे न्यूरोलॉजिकल बायोसाइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो मैं फिर यहाँ कहूँगा कि हर कोई हर एक एरिया में अच्छे नहीं हो सकते, तो हमें स्कोर करना है।
मुझे उस एरिया को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्कोर्स करना है। तो स्कोर्स के कब करेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज़्यादा बहुत सारे पेपर्स हैं, 2004 से पेपर अवेलेबल है यूजीसी के वेबसाइट पर, आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। उस डाउनलोड के बाद उसकी कुछ आंसर की भी वहाँ मौजूद है। उस आंसर की के साथ आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से किस टाइप के क्वेश्चन किस थ्योरी से किस कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। तो आप उसी उतने से आप पढ़ें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होती, चाहे 4 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछते नहीं। तो क्या, या आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, आप उसे स्किप कर सकते हैं, उस टॉपिक को आप नहीं पढ़ें, तो भी आप नेट आप क्रैक कर सकते हैं, जेआरएफ आपकी हो सकती है। तो दिक्कत ये होता है कि लोग चाहते हैं कि सारे टॉपिक को मैं कवर कर लूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी करें, आप क्वालिटी मेंटेन करें, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करें। तो क्वालिटी में आपको पता होना चाहिए कि कितने पोर्स्ट ये एनालिसिस आप करेंगे क्वेश्चन पेपर को, तब आप पता चलेगा कि कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पता चलेगा कि 2 और 3 क्वेश्चंस के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस पर, तो मैं कहता हूँ आप उसे छोड़ दें। आप बाकी जो चीज़ें आपकी पोर्शन मजबूत है, जो एरिया आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है, उस पर काम करें। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बात की थी कि रिसर्च मेथोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि साइकोलॉजी में 2 पैराग्राफ आते हैं, जो आपको दोनों पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं या कुछ केस स्टडी दे देते हैं। उससे आपके रिसर्च के क्वेश्चंस को पूछते हैं कि बताइए इनमें वेरिएबल कौन सा है, इस तरह के वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल कहेंगे, या आपके फैक्टर एनालिसिस से एक पैराग्राफ होता है, उसमें पूछते हैं कि किस टाइप के स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज़ होंगे। तो ये सब चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी रिसर्च मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप रिसर्च मैथोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। और दूसरी चीज़ें मैं कहूँगा कि आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। तो आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग, परसेप्शन, सेंसेशन, आपकी थिंकिंग, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर होते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मैंने जो बुक प्रेफर की थी, मैंने जिस बुक से स्टडी की थी, मैंने कैलॉग बहुत पुरानी बुक है, स्टर्नबर्ग की बुक भी है, बहुत अच्छी बुक है। आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अपने बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि उनमें टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके मास्टर डिग्री के हिसाब से अच्छी तरह से उसमें कवर किए गए हैं, और उसमें लेटेस्ट स्टडी जो हुई है उनको भी उन्होंने कोट किया है। तो आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी से, क्योंकि परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग, ये सब मिला करके आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को आप अच्छे से तैयार करें, उसमें मजबूत करें। तो फर्स्ट रिसर्च मैथोलॉजी, सेकंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये पोर्शन अगर आप मजबूत करते हैं तो आपके 30% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आप कवर कर सकते हैं। 30 से एबव भी हो सकता है, 40% आपने साइकोलॉजी की चैप्टर कवर कर लिए। और बहुत साल अभी जो न्यू सिलेबस चेंज हुई है, उसमें जो अमेंडमेंट हुई है, उसमें कुछ पोर्शन कल्चरल साइकोलॉजी को ऐड किया गया है, इंडिजीनियस साइकोलॉजी को ऐड किया गया है, और उसमें सूफीज़्म, बौद्धिज़्म और भगवत गीता के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों बाद में इसे क्यों ऐड किया, क्योंकि हम जो जितनी भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर, जितनी भी थ्योरीज़ है उन पर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर थ्योरीज़ है। बट हमारी पर्सनालिटी, जब हम यहाँ पर्सनालिटी बिल्ड होती है, उसमें कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में। और दूसरी टॉपिक जो होती है, मैंने आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड बता दिए थे, और मैंने जो और बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सोशल साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे। क्योंकि सोशल साइकोलॉजी, आपको कभी कभी लगेगा कि सोशल साइकोलॉजी से 3 ही क्वेश्चन आए, लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ सोशल साइकोलॉजी
आपके हर एक टॉपिक को सपोर्ट करती है। आपकी लर्निंग स्टाइल को भी सोशल साइकोलॉजी सपोर्ट करती है। आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को भी सोशल साइकोलॉजी सपोर्ट करती है। तो सोशल साइकोलॉजी में अब तक जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो सोशल साइकोलॉजी में ही ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में काफ़ी फंडिंग आती है। आप ICSSR की अगर रिसर्च पर आप साइकोलॉजी पर आप अपनी प्रपोज़ल भेजेंगे डॉक्टरियल फेलोशिप के लिए, तो उसमें साफ होगा लिखा होता है कि सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप सोशल साइकोलॉजी को आप अवॉइड नहीं करेंगे, आप उस पोर्शन को भी अच्छे से रीड करेंगे। फिर दूसरी आती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो कुछ जो ऑब्जर्वेशनल जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जिसकी जो OB बैकग्राउंड से हैं, उन्हें क्लिनिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, क्योंकि वो क्लिनिकल साइकोलॉजी को, एबनॉर्मल बिहेवियर्स को, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट को वो नहीं जानते, तो उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो मैं उनके लिए भी एक सजेशन कहूँगा कि आप उस पोर्शंस को पढ़ें जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने एरर को। मतलब अगर आप तुक्का भी वहाँ लगाएं तो आपकी तुक्का परफेक्ट होनी चाहिए। तो इतनी ज़रूर स्टडी करें, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करें, तो इतनी ज़रूर करें कि आप तुक्के लगाने के काबिल बन सकें। तो आप एक चीज़ है, तुक्का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि तुक्का एग्जामिनेशन में कैसे लगाया जाए। तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप तुक्के भी लगाने में आप सफल नहीं हो सकेंगे। तो खैर, इस तुक्के की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं है तो आप क्लिनिकल पोर्शन को आप छोड़ के अदर पोर्शन की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात और ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को इसलिए पढ़ने करता हूँ को मैं कहूँगा, क्योंकि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि साइकोलॉजी को लोग अलग अलग सेपरेट करके पढ़ते हैं। सोशल्स, क्लिनिकल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल्स एंड आपके और भी जो भी एरियाज़ है उसे सेपरेट करके पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसे चैनलाइज हो करके पढ़ें। एक, क्योंकि डेवलपमेंटल पैरेंटल स्टेज से लेकर आपके एजिंग तक जो भी डेवलपमेंट और जो चीज़ होती है वो लर्निंग भी उसी एरिया में हो रही होती है, मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग उसी एरिया में हो रही होती है, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटेलेक्चुअल डिसीजन, जो भी चीज़ें आप वहाँ लेते हैं वो सारी चीज़ें उस एरिया में हैं। तो आप लर्निंग ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। इसके लिए मैं हारलॉक की स्टडी है कि हारलॉक ने मैंने उस बुक को पढ़ा था। हारलॉक की बुक है, आप उसे देख लेंगे। और भी बहुत ऐसी बुक हैं जो आपको डेवलपमेंटल स्टेज पर को क्लियर करती है, उसके डॉट्स को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। तो आप डेवलपमेंटल स्टेज के लिए उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरी है रिसर्च मैथोलॉजी को, जिस बुक को मैंने पढ़ा था वो बुक थी कर्लिंगर की बुक। कर्लिंगर की लोग कोठारी को भी पढ़ते हैं, मैं उन्हें मना नहीं करता, आप कोठारी भी पढ़ें, ए के सिन्हा को भी पढ़ें, लेकिन जो बुक में आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो उसे पढ़ें। हेल्थ साइकोलॉजी पे मैं बात करना चाहूँ, ये भी एक नई पोर्शन अभी ऐड हुई है, हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में क्या रिसर्च हो रही है, किस टाइप की रिसर्च हो रही है, किस टाइप की हेल्थ साइकोलॉजी की रोल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये हेल्थ साइकोलॉजी आप एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर है कि साइकोसोमैटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करता है तो आपके अंदर साइकोसोमैटिक सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। मन के कारण आपका शरीर बीमार हो सकता है। तो जब आप शरीर बीमार होते हैं तो आपको शरीर बीमार होने का दो चीज़ हो जाए, तो फिजिकल डैमेज आपके होंगे। तो शरीर जब बीमार होता है तो फिजिकल डैमेज होते हैं। तो साइकोलॉजी, तो बहुत सारे मेडिकल फील्ड में ये रिसर्च देखी गई है, क्योंकि रिसर्च ये शो करता है कि साइकोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शंस आपके हेल्थ से होता है। तो इसलिए हेल्थ साइकोलॉजी को यहाँ पर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, ताकि इस पर भी आप अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो मैं टॉपिक की बात हुई। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी, आपका टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरह से अपने आप को इस लायक बना रहे हो। फर्स्ट तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे नेट JRF को क्रैक करना है। जब किसी चीज़ की आपके पास ख्वाहिश हो तो उसके साथ साथ जिद को भी पालना सीखें।
क्योंकि बिना जीत के ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मुझे नेट क्रैक करना है, तो आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए। आप ज़िद जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर हो। आप प्रिपेयर हुए, टाइमिंग सबसे, आप डाइट प्रॉपर करें, अपनी खाने-पीने पर आप ख़्याल रखें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्शन उसी का भूख के कारण भी होती है। आपका एनर्जी नहीं है, आप बहुत बहुत ज़्यादा देर तक आप स्टडी नहीं कर सकते। तो अपनी डाइट पर आप फ़ोकस करें। तो आप, और दूसरा है मेंटल पीस। तो मेंटल पीस, आप मेंटली पीस रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं किस लिए, मेरा मकसद क्या है, मैं ये टाइम को किस तरह मैनेज करूं, किस तरह यूटिलाइज करूं। फर्स्ट पीस। और दूसरी बात है कि आप हाफ एन आवर आप अपना खुद एनालिसिस करने के लिए वक्त निकालें। ये वक्त रात के समय भी हो सकती है, ये वक्त आपके बेड पर जाने के पहले भी हो सकती है। उस बेड पर भी आप एनालिसिस करें कि आज आपने कितने टॉपिक्स को कवर किया। आज आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुई, आपके अंदर आज कितने, जो कल तक जितने डॉट्स थे, आज उसमें से कितनी डॉट्स को आपने क्लियर किया। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको खुद को एनालिसिस करने के लिए खुद को वक्त देना है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, आप कोई मेडिटेशन एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं मेंटल पीस के लिए। दूसरी चीज़ें, और एक चीज़ें जो मैंने यूज़ की थी, मैं क्वेश्चन पेपर्स जब लेके बैठता था सॉल्व करने के लिए, तो उसके साथ मैं एक डायरी रखता था। तो मैं क्वेश्चंस को लैपटॉप पर देख करके यहाँ आंसर करता था, क्वेश्चन आंसर आंसर, फिर उसके बाद मुझे मिलाता था। तो मुझे पता चलता था कि फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 30% ही मैं सही कर पाया, बाकी परसेंट मैंने गलत आंसर किए। तो मैंने देखा कि मुझे सही किस टॉपिक से हुई, तो पता चला कि मेरे ये टॉपिक्स थे, मेरे आंसर सही थे, ये टॉपिक से आंसर गलत थे। तो मैंने जो आंसर गलत हुई थी, उसे मैंने अपने डायरी में नोट किया। उस टॉपिक को फिर मैंने जाकर के बुक से मैंने रीड किया। बुक से मैंने उसे पढ़ा। बुक से या नेट के किसी ऐसे ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज से आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उससे मैंने रीड किया। उससे रीड करके मैंने उसे लिखा है, उस आंसर के रिलेटेड जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर थी, जो भी थी, उसे मैंने उस डायरी पे, उस क्वेश्चन के बगल पे उसकी एक आंसर बनाई। फिर उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव किया। फिर मैंने उस पोर्शंस को मैंने देखा कि यहाँ मेरी गलती है, तो मैंने उस पोर्शंस को, फिर मैंने उस अपने बुक से उस टॉपिक को मैंने पूरी पढ़ी। फिर उसके बाद नेट से रिसोर्सेस कलेक्ट करके पढ़ी। फिर मैंने उसका एक शॉर्ट आंसर मैंने उसके बगल में अपनी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, उस क्वेश्चंस के बगल में उसके आंसर्स को लिया। इसी तरीके से मैंने हर 2 साल 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरी 50% क्वेश्चन सही होने, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने स्टार्ट हो गए। तो ये किस लिए हो, कैसे, किस तरह हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया। प्रैक्टिस के साथ साथ मेरे जो वीक पोर्शंस थे, उस पर भी काम करता गया। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ कमज़ोर हैं। तो कमज़ोरी का पता लगाना ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि हाँ, मुझे कमज़ोरी को नहीं देखना, कमज़ोरी को देखना है। और आप वो लोगों से भी मुलाकात करें जिसकी नेट क्रैक नहीं या जेआरएफ क्रैक नहीं हो पाई। उनसे पूछें कि आपने कहाँ गलती की है। सक्सेस इंसान के पास हर लोग जाते हैं कि आपने किस तरह से पढ़ाई की। मैं कहता हूँ आप फेलियर के पास जाएं, आप उससे पूछें कि आपने क्या क्या किया है। आप फिर उसे एनालिसिस करें कि हाँ, इन्होंने ये गलती की थी, मैं वो गलती नहीं करूँगा। ठीक है? तो ये गलतियाँ वहाँ से सीखें कि उन्होंने क्या गलती की थी, किस कारण से उनकी रिज़ल्ट नहीं हो पाई। उस गलतियों को नोट करें और वो गलतियाँ आप भी ना करें। तो ठीक, तो इसके साथ मैं आपको ये बात कहूँगा कि प्रैक्टिस, स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। और प्रैक्टिस जितना हो सके, आप क्वेश्चंस पर 10 ईयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऊपर कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस करें। या आपको कहीं और से क्वेश्चन पेपर्स के सेट मिल रहे हों, उस सेट को लेके क्वेश्चंस आप उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैम परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस आपके नहीं है तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हर
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो आप प्रैक्टिस करें और अपने आप को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को इन्हांस करें। इससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और आप आने वाले वक्त में किसी के लिए एक दिया का, एक चिराग की तरह काम कर सकते हैं, उसे रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। जो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप तक मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, आप उसके लगता हो कि ये आपके काम आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, किस तरह से आपको अपने टॉपिक को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को रखें। मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।